नमस्कार आप सभी का डेली योगा साधना ग्रुप में। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम अपने बहुत से प्रोग्राम्स स्टार्ट कर चुके हैं और वो बहुत ही अच्छी उनकी रीच हो चुकी है और बहुत लोग उनको लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं। और उसी के साथ हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, दैट इज ऑन आयुर्वेद। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हम आयुर्वेद पे बहुत ही स्पेशलिस्ट जो हमारे साथ जो महानुभाव जुड़ने वाले हैं, ही इज मिस्टर डॉक्टर सतीश चंद गुप्ता। एंड मैं आपके उनके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनको सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उन्होंने सबसे पहले तो एमडी किया हुआ है द्रव्य युगना में, उसके बाद वो एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। ही इज एसोसिएट प्रोफेसर इन जीवन ज्योति आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर वो आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी पे जो सब्जेक्ट है उस पर वो पढ़ाते हैं। उसके अलावा उनकी जो एक्सपर्टाइज है, जो मेरी उनसे बातचीत हुई, वो बताते हैं कि ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज एक्सपर्टाइज इन द नॉलेज ऑफ मेडिकल प्लांट्स, जो कि उनकी सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज है जिस टॉपिक पर। उसके अलावा उन्हें 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है आयुर्वेदिकोलॉजी में, और बहुत से स्टूडेंट्स को वो पढ़ा चुके हैं, बहुत से रिसर्च पेपर वो लिख चुके हैं। और ही इज ऑलरेडी पब्लिश्ड मोर देन 10 न्यूज रिसर्च पेपर्स। उसके अलावा कितनी बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंसेज हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ वो एज ए स्पीकर ही इज इनवाइटेड, एंड जहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपना पैशन जो आयुर्वेद के प्रति है वो दिखाया है। और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे बहुत सारे स्पीकर्स के साथ उन्होंने फोरम शेयर किया है ऑन आयुर्वेदिक। और आपको जानकर ये बहुत ही खुशी होगी कि जब हमने उनके साथ डेमो किया था सेम सेशन का ऑन डेली योगा साधना, तो उनकी नॉलेज देखकर वाकई में हम सभी लोग स्तंभ रह गए थे कि क्या नॉलेज है उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, नॉलेज होना और नॉलेज को शेयर करने का जो पैशन है वो बहुत डिफरेंस होता है। तो उनका जो नॉलेज शेयर करने का पैशन है वो बहुत अच्छा है। ही इज वेरी मच पैशनेट अबाउट इट, और बहुत अच्छे से आयुर्वेदिक टॉपिक्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। और उसके साथ बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी है। आपको जो भी कंफ्यूजन होंगे आप उन तक पहुंच सकते हैं डेली योगा साधना के तहत। तो मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए, क्योंकि मुझे पता है इस प्रोग्राम की एक्साइटमेंट बहुत है, हमारे फेसबुक वॉल पे भी, फेसबुक पेजेस पे भी, हमारे डेली योगा साधना पे बहुत से इंक्वायरीज आई हैं, बहुत से इन्विटेशन आए हैं, बहुत से फीडबैक्स आए हैं कि आयुर्वेदिक सेशन के लिए सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए डॉक्टर सतीश चंद गुप्ता जी को इन्वाइट करता हूँ। तो डॉक्टर सतीश जी चंद गुप्ता जी, डेली योगा साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, एंड फोरम इज योर्स। तो आप बताएं सर, आपका ज्ञान सुनने के लिए हम सभी नमस्कार। नमस्कार रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस जनसेवा कार्य के लिए एक मौका दिया, जिससे मैं जो मेरे अंदर जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो मैं जनता तक पहुंचा सकूं। एज ए चिकित्सक ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि आम जनता को, जो आम जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो उन तक पहुंचाई जा सके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे मंगल में हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। हे भगवान, ऐसा सभी को वर दे। इसी आशा के साथ मैं आयुर्वेद के बारे में आपको बताऊंगा। तो आयुर्वेद शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु का मीन्स होता है दीर्घायु या जीवन या साइंस ऑफ लाइफ, और वेद का मीन्स होता है विज्ञान या किसी विषय को जानना। अर्थात आयुर्वेद आयु से संबंधित विषयों का ज्ञान का सागर है। यह एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। अर्थात इसमें चिकित्सा के साथ साथ एक आम जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बतलाई गई हैं, जिनको अपने जीवन में उतारने पर मनुष्य बहुत सारी रोग बीमारियों से बच सकता है, और आने वाली महामारियों या जो महामारियां चल रही हैं उनसे बचा जा सकता है। तो आयुर्वेद शास्त्र में मानव के स्वास्थ्य संरक्षण के साथ साथ आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सभी पक्षों का वर्णन मिलता है। तो आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है।
और आयुर्वेद शाश्वत एवं नित्य है। इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद यूनिवर्सल ट्रूथ जो इसमें लिखा है वो 100% सत्य है। वो हमारे आचार्य ऋषि मुनियों द्वारा जो ज्ञान लिखा गया है वो 100% ट्रुथ है, उसमें कोई संशय नहीं है। आज भी उन सिद्धांतों को साइंटिफिक लेबोरेटरी में चेक करने पर वो सिद्धांत 100% सत्य साबित हुए। ये एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आज से जो 5000 साल पहले जो शास्त्र लिखा गया और उसको यदि आज के साइंस में हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं पैरामीटर्स पर, तो भी उसकी थ्योरी 100% ट्रुथ साबित होती है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे उनको इतना दिव्य ज्ञान था या उनकी तपस्या के, क्योंकि वो यम नियम का पालन करते थे, यम नियम योगा प्राणायाम वो रेगुलर दिनचर्या में उनके शामिल था, तो वो जो वचन कहते थे वो आप्त वचन कहते, और जो आप्त वचन कहते थे वो जो उन्होंने कह दिया वो 100% ट्रुथ होता। उनके सिद्धांतों में कोई त्रुटि की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए आज भी जो चरक संहिता सुश्रुत संहिता में जो सिद्धांत लिखे हुए हैं एज इट इज साइंस भी फॉलो करती है और आयुर्वेद में भी माने जाते हैं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम देखते हैं तो एक थ्योरी आती है तो उसकी 10 साल या 5 साल बाद रिजेक्शन थ्योरी जरूर आती है। ये एक आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जो लिखा है वो सत्य है और प्रमाणित है। दूसरा हम बात करें आयुर्वेद के इतिहास की, तो आयुर्वेद 5000 ईयर्स से भी पुराना शास्त्र, तो 5000 वर्ष पुराना शास्त्र है ये। अब आयुर्वेद के ग्रंथों की बात करें तो 2 ग्रंथ सबसे ज्यादा पॉपुलर है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। तो सर्वप्रथम मैं चरक संहिता के बारे में थोड़ा सा बतलाऊं आपको। चरक संहिता जो है वो काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ। काय चिकित्सा से मतलब इसमें जो फिजिकल डिजीज है या जो शारीरिक रोग है उनका वर्णन, उनकी चिकित्सा का वर्णन इसमें मिलता है। अब इसमें यदि हम देखें आयुर्वेद का अवतरण की सृष्टि पर आयुर्वेद कैसे आया, इसके बारे में चरक संहिता में जो वर्णन मिलता है उसको मैं बताता हूँ आपको कि ब्रह्मा से सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, और अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से भारद्वाज, और भारद्वाज से आपका पुनर्वसु आत्रेय, और पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे, अग्निवेश, बेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारी, उन 6 शिष्यों में सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट हाईली इंटेलिजेंट शिष्य था अग्निवेश। तो उस अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र नामक ग्रंथ की रचना की। अब अग्निवेश तंत्र की लैंग्वेज हाईली कॉम्प्लिकेटेड थी, तो आचार्य चरक ने उसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, इसीलिए वही अग्निवेश तंत्र चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह हम देखें तो ये ब्रह्मा से द्वारा प्रदत्त ज्ञान है जो आयुर्वेद, तो इसलिए ये इसमें जो सिद्धांत है वो सत्य है। अब दूसरी बात करें हम सुश्रुत संहिता की, तो सुश्रुत संहिता शल्य प्रधान ग्रंथ है। शल्य प्रधान से मतलब जितने भी सर्जिकल मेथड्स हैं या सर्जरीज हैं वो सुश्रुत संहिता के अंदर मेंशन है। जैसे आपकी प्लास्टिक सर्जरी लो या एनेरोक्टल सर्जरी लो, सबका वर्णन सुश्रुत संहिता के अंदर मिलता है। सुश्रुत एक बहुत अच्छे शल्य चिकित्सक माने जाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि फादर ऑफ सर्जरी के रूप में आज भी पूरा वर्ल्ड आचार्य सुश्रुत को मानता है। चाहे मॉडर्न मेडिकल साइंस हो चाहे आयुर्वेद हो, सभी फादर ऑफ सर्जरी के रूप में आचार्य सुश्रुत को मानते हैं। अब सुश्रुत में आयुर्वेद का अवतरण यदि हम देखें तो वहां हम देखें ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को अपना ज्ञान दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, और इंद्र ने धन्वंतरी को दिया, और धन्वंतरी ने आचार्य सुश्रुत को अपना ज्ञान ट्रांसफर किया। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान धन्वंतरी को आप एज ए धनतेरस या धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, और नेशनल आयुर्वेदा डे भी उसी दिन मनाया जाता है, धनतेरस वाले। तो भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद रूपी अमृत को कलश के रूप में उन्होंने सुश्रुत को अपना ज्ञान दिया। इस प्रकार 2 संप्रदाय मुख्य रूप से चरक संप्रदाय और सुश्रुत संप्रदाय देखते हैं। अब हम देखें आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। आयुर्वेद के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। आचार्य चरक ने लिखा है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात पहला उद्देश्य है
स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा उद्देश्य है जो आतुर अर्थात रोगी है उसके विकार का प्रशमन करना। तो आयुर्वेद के दो मुख्य उद्देश्य हैं। तो इसमें जो पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षा करना, उसके लिए आयुर्वेद में बहुत विस्तृत वर्णन है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार नियम, सदव्रत, ये सभी चीजें मैं आपको डिटेल से आने वाले लेक्चर सीरीज में बताऊंगा। तो इन सब चीजों को हम फॉलो करके स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो दूसरा सिद्धांत है इसका, दूसरा जो प्रयोजन है, जो रोगी है उसके विकार को प्रशमन करना, वो आयुर्वेद चिकित्सक का दायित्व है। वो अपना आयुर्वेद पढ़कर वो अपना रोगी को दूर करता है। इसलिए आयुर्वेद के दो मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं। अब हम देखें आयुर्वेद में जो आयु शब्द है, यहाँ पर आयु 4 प्रकार की आयु का वर्णन हमें मिलता है। तो 4 प्रकार की आयु आचार्य चरक ने कहा है। हिताहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिताहितम मौनम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदम स उच्यते। अर्थात 4 प्रकार की आयु, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, ये 4 आयु, 4 टाइप्स ऑफ आयु का वर्णन चरक संहिता के अंदर मिलता है। तो सुखायु किसको कहा गया है? सुखायु वह आयु है जो मनुष्य शारीरिक में मानसिक दोषों से रहित, यशस्वी हो, बलवान हो, पुरुषार्थी हो, ज्ञान विज्ञान युक्त हो, ऐसा पुरुष को सुखायु के अंदर रखा गया। और असुखायु या दुखायु जिसको कहा गया जो सुखायु के विपरीत हो, अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से रोगी हो, कमजोर हो, ज्ञान विज्ञान से रहित हो, वो आपका दुखायु। हितायु किसको कहा गया है? तो प्राणी मात्र का हित करने वाला, सत्यवादी हो और शांति प्रिय हो, धर्म अर्थ काम का पालन करने वाला हो, क्रोध राग द्वेष से मुक्त हो। इस प्रकार की आयु को यदि जीता है तो वह व्यक्ति हितायु कहलाता है। अहितायु हितायु के विपरीत आयु। तो हमें यहाँ से सुखायु और हितायु को फॉलो करना। हमें ऐसी आयु चाहिए जो सुखायु हो, इसका मतलब शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो और प्राणी मात्र के हित करने वाली आयु हो, काम क्रोध लोभ मोह इनसे दूर हो। तो सुखायु हितायु को फॉलो करना है आयुर्वेद का ज्ञान लेके। अब हम आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों की बात करें तो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत में 2 थ्योरी मेन रूप से है, एक पंचमहाभूत थ्योरी और दूसरा त्रिदोष। तो पहले हम पंचमहाभूत सिद्धांत को समझेंगे। तो पंचमहाभूत सिद्धांत में भूत शब्द का मतलब होता है जिसकी सत्ता रहती हो या जो विद्यमान हो, उसे भूत कहते हैं। अब आचार्य चरक ने कहा है कि सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, अर्थात संसार में समस्त द्रव्य पंच भौतिक होते हैं। मतलब इसका मतलब जितना भी सृष्टि में द्रव्य है वो बिना पंचमहाभूत के संभव नहीं है, उसमें पंचमहाभूत का संयोग हो जरूर हो। इसी लेकिन सभी जो द्रव्य हैं वो पंच भौतिक तो हैं, लेकिन सभी द्रव्य औषध नहीं हो सकते। औषध हम उसी को ही कहेंगे जो हमारे चिकित्सा के लिए या रोगी का रोग दूर कर सके, वही द्रव्य औषध कहलाता। अब ये सभी जानते हैं पंचमहाभूत आपका आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनको पंचमहाभूत कहा गया और इन्हीं से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। और सृष्टि के साथ साथ हम देखें तो मानव शरीर का निर्माण भी इन पंचमहाभूतों से ही हुआ है। अब यहाँ हम देखें एक बात ये क्लियर है कि यहाँ एक एक महाभूत को अलग नहीं किया जा सकता। यदि कोई कहे कि आकाश महाभूत को अलग कर दो पंचमहाभूत से तो वो इम्पॉसिबल है, या वायु को अलग कर दें तो वो भी इम्पॉसिबल है। इसलिए पंचमहाभूतों का कॉम्बिनेशन ही आपको देखने में मिलता है, विजिबल होता है। एक एक महाभूत को देखना विजिबल नहीं होता है। अब हम बात करें कि मानव शरीर में महाभूतों का काम क्या है, तो हम देखें कि जो आकाश महाभूत है, आकाश महाभूत अवकाश कर्म करता है। अवकाश कर्म से मतलब है जितने भी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या जो छिद्र जहां बनता है शरीर के अंदर या स्पेस जहां क्रिएट होता है, वो आकाश महाभूत के द्वारा उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है जितनी भी हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं या जितने भी रंध्र हैं वहां आकाश जरूर हो। अब हम वायु महाभूत की बात करें तो वायु महाभूत के द्वारा चेष्टा कर्म संपादित होता है। अर्थात जितने भी मूवमेंट्स बॉडी के अंदर हो रहे हैं या जितने भी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं
वो वायु महाभूत के द्वारा संपन्न होते हैं। अब हम अग्नि महाभूत की बात करें तो अग्नि महाभूत उष्णता उत्पन्न करता है। उष्णता के द्वारा आपका मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो होती है, या आपका अन्न का पाचन है वो उष्णता के कारण संभव हो पाता है। जल महाभूत के अंदर द्रवत्व होता है। द्रवत्व होने के कारण जितने भी द्रव बॉडी के अंदर जितने भी पदार्थ है वो जल महाभूत के कारण बनते हैं। अब पृथ्वी महाभूत स्थूलता उत्पन्न करता है, या स्थिर भाव जितने भी शरीर में, या स्टेबिलिटी जहां भी आपको लानी है बॉडी के अंदर, वो आपका पृथ्वी महाभूत के कारण आती है। इस प्रकार हमने देखा कि पांचों महाभूत के द्वारा हमारा शरीर, मानव शरीर निर्मित हुआ है। अतः किसी एक महाभूत की भी, जिस महाभूत की कमी शरीर के अंदर होती है, उस महाभूत को बाहर से फुलफिलमेंट किया जाता है। यही चिकित्सा का सर्वमान्य सिद्धांत है। जिस महाभूत की कमी हो उस महाभूत प्रधान द्रव्य को बाहर से दिया जाता है। जैसे किसी की अग्नि कम हो रही है, या जठराग्नि कम हो गई है, अग्नि महाभूत की कमी हो गई है, तो दीपन पाचन द्रव्य या ऐसे द्रव्य दिए जाते हैं जो इनमें अग्नि महाभूत की प्रधानता हो, जो आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त कर सके। ऐसे द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करेंगे तो आपकी अग्नि बढ़ जाएगी, जिससे आप प्रॉपर रूप से, आपकी जठराग्नि बढ़ गई तो आपकी भूख प्यास आपको प्रॉपर लगेगी। तो ये सामान्य सिद्धांत है। अब हम देखें त्रिगुण जो है, सत्व रज तम, वो भी इन्हीं पंच महाभूतों से बनते हैं। सत्व रज तम में हम देखें तो सत्व है वो मानसिक विकार नहीं है, मानसिक दोष से रहित, जबकि रज और तम को मानसिक दोष माना है। इसलिए मनुष्य को सात्विक प्रकृति, सात्विक टेंडेंसी की ओर अपने आप को मूव करना चाहिए, या ऐसा आहार विहार अपनाना चाहिए जो सात्विक, तामसिक और राजसिक आहार का त्याग करना चाहिए। अब हम देखें जो आकाश महाभूत है वो सत्व प्रधान है, और वायु महाभूत है जो आपका रज प्रधान है, अग्नि महाभूत सत्व और रज प्रधान है, जल महाभूत सत्वतम और पृथ्वी महाभूत तम प्रधान। अब हम देखें त्रिदोष सिद्धांत को, थोड़ा हम यहाँ समझें। इसके बाद त्रिदोष सिद्धांत इसी पंच महाभूत सिद्धांत का कंसाइज फॉर्म है, अर्थात समराइज फॉर्म है। इसी को ही संक्षिप्त रूप से त्रिदोष थ्योरी में डाल दिया गया। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष वात पित्त कफ धातु सप्त धातु का वर्णन है। मल 3 प्रकार के बतलाए हैं, इन्हीं के द्वारा ही ये शरीर के मूल कहे गए हैं, इन्हीं के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है। तो हम यहाँ त्रिदोष की बात करें तो आयुर्वेद में 3 दोष वात पित्त कफ का वर्णन मिलता है, और ये पूरी बॉडी में क्रियाशील रहते हैं, या हम कह सकते हैं दोषों को फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल यूनिट्स है ये, ठीक है। दोष विकृत अवस्था में ये शरीर को दूषित नहीं करते हैं, विकृत अवस्था में ये शरीर को दूषित करते हैं, प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर को कोई दिक्कत नहीं करते। विकृत क्यों होते हैं? क्योंकि दूषित आहार विहार का यदि हम सेवन करते हैं तो ये दोष विकृत हो जाते हैं। अब हम इनको समझें, ये भी पंच महाभूत से बने हैं। हम देखते हैं तो जो वात है, वात दोष, वो आकाश और वायु महाभूत से मिलकर बना है। पित्त दोष आपका अग्नि महाभूत से मिलकर बना है, और कफ दोष जो है आपका पृथ्वी प्लस जल महाभूत से मिलकर बना है। तो ये मैंने जो आपको बताया पंच महाभूत का एक कंसाइज फॉर्म है। वात आकाश वायु, पृथ्वी अग्नि, वात आकाश वायु, पित्त अग्नि, और आपका जो कफ जो दोष है वो आपका पृथ्वी और जल महाभूत से बना है। जिस प्रकार सृष्टि में सोम, सूर्य और अनिल 3 की सत्ता विद्यमान रहती है, तीनों से पूरी सृष्टि चल रही है, या तो चंद्रमा है, सूर्य है और अनिल वायु है, पृथ्वी तो स्टेबल है। तो उसी प्रकार ये वात पित्त कफ का भी वही फंक्शन है। जिस प्रकार आपका सोम सूर्य है तो हमारे शरीर में आपका कफ है, कफ दोष। सूर्य आपका है, जिस प्रकार नेचर में सूर्य को देखते हो तो वो आपका बॉडी के अंदर पित्त दोष है, और जिस प्रकार नेचर में आप अनिल को देखते हो वो हमारे शरीर के अंदर वात है। तो जैसा प्रकृति में है वैसा ही हमारे शरीर के अंदर ये त्रिदोष मिलते हैं। अब हम एक एक दोष को डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम पहले वात दोष की चर्चा करें।
तो वात दोष जो है वो हमारा एक तरीके से हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम या जितने भी हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं वो वात दोष के कारण होते हैं। वात दोष को कैसे पहचाने कि वात दोष है? वात दोष का ज्ञान उसके गुणों के द्वारा। वात दोष के गुण क्या है? तो वात दोष को गुण हम रुच, लघु, शीत, सूक्ष्म, चल, खर, विशद इन गुणों के द्वारा वात के गुणों को जाना जाता है। अर्थात इन गुणों को आप सेवन करेंगे तो शरीर में वात की वृद्धि होगी, और इनके विपरीत गुणों का सेवन करोगे तो वात समन होगी। तो मैंने अभी आपको बताया रुच, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर इन गुणों का द्वारा शरीर में वात बढ़ता है। ये वात के गुण कहलाते। अब देखें हम शरीर के अंदर 5 प्रकार की वात बतलाई गई। 5 टाइप्स ऑफ वात होती है। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। तो प्राण वायु क्या है? प्राण वायु आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहने वाली वायु है। उदान वायु आपकी थ्रोट और थोरैक्स रीजन में रहने वाली वायु है। थ्रोट मतलब गला और आपके थोरैक्स रीजन में जो वायु मिलती है उदान वायु वो कहलाती है। समान वायु आपकी स्टोमच एंड इंटेस्टाइन पार्ट्स में रहती है। जो व्यान वायु है वो हार्ट के अंदर होती है और उसके द्वारा ऑल ओवर बॉडी में वो स्प्रेड होती है। अपान वायु लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहती है। इस प्रकार 5 वायु अपने शरीर के अंदर मूव करती है, और वात के इन 5 वायु के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, जो उस ऑर्गन के हिसाब से वो अपने अपने फंक्शंस को रेगुलेट करती है। वात के सामान्य कर्म हम देखें कि वात जनरल क्या कार्य करता है। तो अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि वात का काम है सभी चेष्टाओं का प्रवर्तन कराना। जितने भी मूवमेंट्स बॉडी के अंदर हो रहे हैं, या जितने भी आप न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस या हार्मोनल फंक्शंस, ये सभी वात के द्वारा संपन्न होते हैं। या मन का विषय से आसक्त होना, आप जो आप सुन रहे, मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, ये वात का कर्म है आपका, है ना। ये वात आपका मन का विषय से अटैचमेंट करा रहा है, ठीक है, ये भी वात का कर्म है। और आपका एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, श्वास और निश्वास की जो प्रक्रिया होती है वो भी वात के द्वारा संपन्न होती है। उत्साह है वात का कर्म। तो ये वात के सामान्य कर्म है। तो वात अपना एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल या हम समझे आपका हार्मोनल सीक्रेशन। अब हम बात करें कि वात यदि शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो उसके कारण क्या होगा। तो वातिक विकार, है ना। त्वचा में जैसे आपका रुच जो वात का गुण है वो बढ़ गया तो त्वचा में आपकी रुचिता, ड्राइनेस आपकी, शरीर में कंपन आने लगेंगे, होल बॉडी ट्रेमर्स आपको आने लगेंगे, वात की अधिकता हो गई। अस्थिर मन रहेगा आपका, अनस्टेबल माइंड रहेगा। आप देखते होंगे कई ऐसे पर्सन मिलेंगे जो बिल्कुल बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, उनका आप कोई भी काम दो तो मन नहीं लगता, उनकी प्रकृति वातिक होती है, उसकी वजह से भी होता है, या वात बहुत बड़ा हुआ होता है। निद्रा नाश उनमें आपको मिलेगा, प्रॉपर नींद उनको नहीं आती, ये वात की अधिकता शरीर में हो गई, उसके कारण ये आपको जनरल सिम्टम आपको मिलेगा। और वात की यदि कमी हो गई तो वात की जो जनरल फंक्शन है वो कम हो जाएंगे, उसके कारण आपकी जितने भी सर्व चेष्टाएं, बॉडी की जितने भी मूवमेंट्स है वो आपकी लो हो जाएंगी या बहुत मंद हो जाएंगी, जिसके कारण आपको पेशेंट जो आपको कई बार मेंटली डिप्रेस्ड या बहुत अवसाद की स्थिति में मनुष्य आपको देखने को मिलता है। तो ये मैंने जनरल आपको वात के बारे में बताया। अब हम पित्त के बारे में बात करें तो एक बात मैं पहले आपको बताऊं, ये जो पित्त और कफ है ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब वात का होना जरूरी है, क्योंकि मूवमेंट करना वात का काम है। किसी भी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना वो वात का काम है। तो वात, पित्त और कफ भी अपने आप में कुछ कार्य नहीं कर सकते। वात यदि प्रेजेंट रहेगा बॉडी के अंदर तभी ये अपना काम संपादित कर पाएंगे। अब हम पित्त के बारे में समझें तो आप देखें कि मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के अंदर चयापचय प्रोसेस होती है वो 2 प्रोसेस लगातार चलती रहती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। एक प्रोसेस कैटाबॉलिज्म होती है और एक प्रोसेस होती है एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म मतलब उपचय वाली प्रोसेस, टूटने वाली क्रियाएं, और एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ने वाली प्रोसेस,
तो बॉडी में ये दोनों प्रोसेस रेगुलरली चलती रहती है। कुछ सेल्स टूटती भी रहती हैं और कुछ सेल्स नहीं बनती भी रहती है। ये 24 आवर साइकिल में रेगुलरली चलता रहता है। तो जो पित्त का काम है, जो कैटाबॉलिज्म से रिलेवेंट, स्पेशली आपके जो टूटने वाली प्रोसेस है उसमें हीट की आवश्यकता होती है। तो हीट जनरेट बॉडी में किसके कारण होता है? पित्त के कारण। या आहार का जो पाचन है उसमें आपका पित्त का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। तो पित्त को हम कैसे पहचानें? तो पित्त के भी अपने गुण बताए गए हैं। जैसे पित्त स्नेह होगा, उष्ण होगा, तीक्ष्ण होगा, द्रव होगा, अम्ल होगा। ये पित्त के गुण होते हैं। इनके द्वारा हम पित्त का ज्ञान बॉडी के अंदर करते हैं। अब पित्त भी 5 प्रकार का शरीर के अंदर मिलता है। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त। तो पाचक पित्त है वो आपका स्टोमच एंड लार्ज इंटेस्टाइन में स्पेशली मिलेगा। रंजक पित्त है वो आपका लीवर और स्प्लीन में मिलता है। साधक पित्त हार्ट के अंदर मिलता है और आलोचक पित्त आइज में मिलता है और भ्राजक पित्त स्किन में। इन अलग अलग इनके स्थान है और अलग अलग इनके फंक्शन। पित्त के सामान्य कर्म की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि भोजन का डाइजेशन करना, ऊष्मा जनन हीट प्रोड्यूस करना, क्योंकि भोजन का डाइजेशन के लिए बॉडी में जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसके लिए हीट की जरूरत होती है, वो सब पित्त के द्वारा संपन्न होती है। तीसरा इसके मुख्य कर्म है मेधा या इंटेलेक्चुअल पावर। आपकी जो मेधा कर्म है या मेध्य कर्म या आपकी स्मृति जो आपकी मेमोरी है उसको एनहांस करने में पित्त का बहुत बड़ा रोल होता है। और आपका पित्त के गुणकर्म अग्नि के समान है। ठीक है, तो अग्नि आपकी एक तरीके से पित्त आपका सही है तो आपका प्रॉपर भूख भी लगेगी आप। इसलिए जब अब यहाँ पर हम देखें कि पित्त घट बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। पित्त की यदि अधिकता यदि हो गई तो शरीर में आप देखोगे कि पूरी बॉडी आपका पीला पड़ जाएगा। आंखें स्पेशली और आपका शरीर का जो स्किन है उसका कलर पीला हो जाएगा, जिसको हम जॉइंडिस कहते हैं। जॉइंडिस, तो जॉइंडिस के अंदर आप देखोगे पित्त तो उसकी प्रधानता हो जाती है। और क्या होगा, सीधा सा कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि भोजन जो पित्त का अग्नि से बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है, अग्नि के समान गुणधर्मी है। तो पित्त जब ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, बहुत ज्यादा सामान्य से अधिक मात्रा में, तो आप जो भी खा रहे हो वो जल्दी पच जाएगा, भोजन का जल्दी पच जाएगा। अब आपको कई पेशेंट या कोई पर्सन ऐसे ही मिलेंगे जो आपको कहते हैं कि हम तो बहुत सारा खाते हैं फिर भी हम मोटे नहीं हो रहे, या हम तो एज इट इज दुबले पतले हैं। उसके पीछे यही लॉजिक होता है, क्योंकि उनका पित्त या तो पित्त प्रकृति के हैं या फिर उनका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो खाने को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर रहा है। मतलब जो खाने का टाइम होना चाहिए आपका 3-4 घंटे आपका प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस, वो जल्दी हो जा रहा है। मतलब 1 से 1.5 घंटे में उसका डाइजेशन कंप्लीट कर दिया क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है। अब जल्दी डाइजेशन हो गया तो उसके जो आपके धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो 7 धातुएं बताई गई हैं, उनका सम्यक रूप से पोषण नहीं हुआ। और सम्यक रूप से पोषण नहीं होगा तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे, और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलने के कारण वो आप प्रेजेंट या एक आम आदमी यही कंप्लेंट करेगा, मैं तो बहुत सारी चीजें खाता हूँ, बहुत सारे फल भी लेता हूँ, अच्छे अच्छे पदार्थ भी खाता हूँ, फिर भी मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ, या फिर मेरे का बॉडी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उसका एक लॉजिक ये भी है, या तो पित्त प्रकृति पर्सन होगा या पित्त बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ होगा जो उसकी आहार को जल्दी डाइजेस्ट कर देगा। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। अब हम देखें पित्त यदि डाउन हो गया, सामान्य मात्रा से कम हो गई शरीर में, तो क्या होगा। तो उसके जो कर्म है वो हमें वो कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी बॉडी में शीतता का अनुभव होगा, आपको ऐसा लगेगा ठंड लग रहा, और बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, आपकी भूख कम हो जाएगी। तो इस तरह की सिम्टम्स पित्त जब घटता है तो इस तरह की लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अब हम कफ की बात करें तो कफ जितने भी एनाबॉलिक प्रोसेस है बॉडी के अंदर, या जुड़ने वाली जितनी भी प्रोसेस है वो कफ के द्वारा संपन्न होती है, या जोड़ने वाली जितनी भी प्रोसेस होते हैं उसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। कफ को कैसे पहचाने कफ दोष है,
तो वही कफ के गुणों के द्वारा हम उसे पहचानेंगे। तो कफ के गुण क्या हैं? कफ आपका गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, पिच्छिल, इन गुणों से युक्त होता है। ये कफ के सामान्य गुण होते हैं। अब हम देखें, ये कफ भी 5 प्रकार का बतलाया गया है। क्लेदक कफ, क्लेदक कफ आपका स्टोमच में रहता है। अवलंबक कफ हार्ट के अंदर रहता है। बोधक कफ जीवा के अंदर रहता है। और आपका तर्पक कफ आइज के अंदर रहता है। श्लेष्मक कफ जॉइंट के अंदर रहता है। तो क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और आपका श्लेष्मक, ये 5 टाइप्स ऑफ कफ आपके बॉडी के अंदर रहते हैं। अब कफ का कर्म क्या है? कफ का कर्म होता है स्टेबिलिटी लाना, स्थिरता या वृश्यता लाना, वाजीकरण कर्म होता है, या बलवान बनाना, या शरीर के आपकी जितने भी जो आपके जॉइंट्स में है फ्लूइड, या आपके कहें हम जितने भी बॉडी में स्टेबिलिटी होती है, जितने फंक्शंस, वो आपके कफ के द्वारा संपन्न होते हैं। अब यदि कफ बढ़ जाए तो क्या होगा शरीर के अंदर? कफ यदि बढ़ गया तो क्या होता है, जो अपनी त्वचा है वो वाइटिश होने लगती है और मन एवं शरीर के अंदर भारीपन महसूस करता है। कई पेशेंट ऐसे मिलेंगे आपको, या कई आम जनता ये मिलेगी कि शरीर भारी भारी सा लगा रहता है, और ओबेसिटी के शिकार मिलेंगे जनरली, जो कफत प्रकृति या कफ में बढ़ा हुआ मिलता है। उनको भूख भी कम लगेगी क्योंकि उनमें पित्त कफ के बढ़ने के कारण पित्त कम हो जाता है। तो इस तरह के लक्षण कफ के बढ़ने पर होते हैं, और वो पेशेंट मेंटली भी थोड़ी रूप से सुस्त टाइप के मिलते हैं। यदि कफ घटा हुआ हो तो क्या होगा? कफ घटा होगा तो आपकी, उसके कारण आपकी तृष्णा, प्यास ज्यादा लगेगी, शरीर आपका कमजोर होगा, और संधि शैथिल्यता, आपके जॉइंट्स में आपकी शैथिल्य भाव आपको शिथिलता आपको देखने को मिलती है। अब हम देखें वात पित्त कफ का जनरल, ये तो मैंने आपको बताया ऑल ओवर बॉडी में ये कहाँ स्प्रेड होते हैं, 5 टाइप्स इनके मैंने बताया। अब एक जनरल फेनोमेना भी है कि आपका जो लोअर पार्ट है, अम्बेलिकस से लोअर पार्ट में वात ज्यादा मिलती है, और अम्बेलिकस से हार्ट के बीच में पित्त डोमिनेंट जोन होता है, और हार्ट से जो ऊपर साइड है, अपर साइड, उसमें आपका कफ डोमिनेंट जोन होता है। इस तरह तीनों ये त्रिदोष आपके शरीर में घूमते रहते हैं। इन तीनों दोषों की सत्ता जरूर रहती है शरीर के अंदर, और तीनों का सम अवस्था में रहना या सामान्य अवस्था में रहना बहुत अति आवश्यक है। यदि ये त्रिदोष इम्बैलेंस हुए, इम्बैलेंस क्यों होते हैं मैंने आपको पहले बताया कि ये दूषित आहार विहार करने से, आपकी डाइट सही नहीं है, डाइट आपका टाइम खाना खाने का समय सही नहीं है, या आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, इनके कारण ये वात पित्त कफ डिस्टर्ब होते हैं बॉडी के। तो ये आपके दूषित आहार विहार के सेवन करने से वात पित्त कफ इम्बैलेंस होते हैं, जिसके कारण व्याधि या रोग उत्पन्न होते हैं। अब ये मैं आपको अब बता दूं कि एक दिन में रोग नहीं होता है। आप जब दूषित आहार विहार सेवन करते हो तो लंबे समय तक यदि कोई सेवन करता है, किसी ने कोई गलत हैबिट, बैड हैबिट्स पाली, और वो 1 या 2 साल तक रेगुलर उसको काम को करता है, तो बॉडी में दोष संचय होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तो 2-3 साल में जब वो प्रॉपर मात्रा में संचय हो गया, तब वो दोष अपना प्रकोपित होते हैं, और दोष प्रकोपित होकर वो लक्षणों या सिम्टम्स के रूप में व्याधि को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है, हमें दूषित आहार विहार का सेवन नहीं करना। अब इन दोषों का ऋतुओं से क्या संबंध है, उसको भी हम थोड़ा जाने कि ऋतुएं 6 प्रकार की बताई गई हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो हम देखें वात पित्त कफ का ऋतुओं से क्या संबंध है। जो वात है, वात का ये सीजनल इफेक्ट है, तो ग्रीष्म ऋतु में संचय होती है बॉडी के, और वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है उसका, और शरद ऋतु में ऑटोमेटिक उसका शमन होता है। पित्त जो है आपका, वो आपका वर्षा ऋतु में संचय होता है, शरद ऋतु में प्रकोपित होता है, और हेमंत ऋतु में उसका शमन होता है। कफ जो है वो आपका हेमंत ऋतु में संचय होता है, बसंत में प्रकोपित होता है, और ग्रीष्म ऋतु में उसका शमन होता है। यहाँ एक बात ये ध्यान देने की है कि जो वात पित्त कफ है,
वात का प्रकोप काल वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या वातिक व्याधियां ज्यादा आपको बढ़ी हुई मिलती है। पित्त का आपको शरद ऋतु में, विंटर सीजन में पैत्तिक व्याधियां बढ़ जाती है। और कफज व्याधियां या अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स या श्वास की समस्याएं, जो कफज है आपकी व्याधियां, वो आपकी बसंत ऋतु में आपकी बढ़ जाती है। ये स्वाभाविक है, नेचर के कारण ही जनरली आपको मिलता है। इसलिए आयुर्वेद में पंचकर्म थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि वर्षा ऋतु के अंदर बस्ती कर्म मतलब आयुर्वेदिक एनिमा, और शरद ऋतु में पित्त के प्रकोप को समाप्त करने के लिए विरेचन कर्म मतलब मल त्याग करने वाली ऐसी दवाइयां, और बसंत ऋतु में वमन कर्म मतलब कफ को बाहर निकालना। तो आपको मैंने 3 कर्म यहाँ बताए, वर्षा ऋतु में बस्ती कर्म, शरद ऋतु में विरेचन कर्म, और बसंत ऋतु में वमन कर्म भी कराया जाता है आयुर्वेद में। इनको आप स्वस्थ व्यक्ति भी करवा सकता है और रोगी भी करवा सकता है। मैंने पहले बताया आयुर्वेद दोनों के लिए है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी और रोगी के लिए भी। स्वस्थ व्यक्ति को कराने का क्या फायदा है? स्वस्थ व्यक्ति को फायदा यह है कि उसके शरीर में जो स्वभाव या जो सीजनल इफेक्ट के कारण जो दोष बढ़ रहे हैं, उन दोषों को बाहर निकाल दिया जाएगा आपका आयुर्वेद के पंचकर्म के थ्रू। क्योंकि पंचकर्म एक संशोधन चिकित्सा है, उसमें प्रकोपित दोषों को बाहर निकाला जाए। ठीक है। और स्वस्थ व्यक्ति भी करा सकता है, रोगी व्यक्ति यदि कराता है तो उसके जो रोग है उसका प्रकोप कम होगा और वो रोग डाउन हो जाएगा या उसकी तीव्रता कम देखने को मिलेगी। तो ये जो आपका मैंने बताया यहाँ आपको 3 कर्म, उसको स्वस्थ व्यक्ति भी करा सकता है, रोगी भी। सीजनल है, ये सीजन के अकॉर्डिंग जो दोष का प्रकोप हो रहा है उसको कम करना। अब हम देखें कि जो उम्र के साथ इन दोषों का क्या संबंध है। तो देखें हम, बाल्य अवस्था में कफ दोष की प्रधानता मिलती है और युवावस्था में पित्त दोष की प्रधानता मिलती है और वृद्धावस्था में वात दोष की प्रधानता शरीर के अंदर होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं वो वृद्धावस्था में ही ज्यादा होते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि वृद्धावस्था में जो आपका नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एज फैक्टर के कारण प्रॉब्लम होती है उनमें, और आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज, स्पेशली एपिलेप्सी, पैरालिसिस या साइकेट्रिक डिजीज आपको देखने को मिलती है। ये है आपकी उम्र का प्रभाव। तो यंग एज में आपका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है क्योंकि पित्त आपके शरीर में बढ़ा हुआ होता है। ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको बताया आयु के अनुसार इनका क्या रिलेशन है। अब हम देखें कि इनका डे और नाइट, दिनों रात्र में भी आपका ये दोष आपके घटते बढ़ते रहते शरीर में। क्योंकि हम देखें कि जो हमारा शरीर पूरे दिन का 24 आवर साइकिल जो है उसमें भी वात पित्त कफ दोष घटता बढ़ता रहता है। उसको समझने के लिए आप बहुत सिंपल सिद्धांत है। आप एक घड़ी को, जो घड़ी होता है उस घड़ी में आप देखें, घड़ी में आप 3 सुइयां रखें, एक 2 बजे पर, एक 6 बजे पर, एक 10 बजे। तो आप देखोगे कि 2 से 6 के बीच में आपका वात बढ़ता है शरीर के अंदर, वात का समय होता है। 6 से 10 के बीच में आपका कफ का समय होता है और 10 से 2 के बीच में आपका पित्त का समय होता है। इसको आप डे और नाइट दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको टाइमिंग बता दिया। 2 to 6 वात का समय होता है, 6 to 10 पित्त का होता है और 10 to 2 आपका पित्त का होता है। अब यदि हम दिन में देखें, अब डे की बात कर रहे हैं, डे में देखें तो हम मॉर्निंग से स्टार्ट करें तो 6 AM to 10 AM आपका शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। और मिड डे में देखें, दोपहर के मिड डे वाला टाइम में आपका 10 AM से लेके आपका 2 PM तक आपके शरीर में कफ पित्त शरीर में बढ़ता है। और इवनिंग टाइम में देखें हम 2 PM to 6 PM आपका शरीर में वात बढ़ जाती है। इस स्वभाव के या बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फंक्शनल के कारण
ये प्रोसेस रेगुलरली होती है। ऐसे ही हम नाइट में देखें तो नाइट में अर्ली नाइट अर्थात 6 PM टू 10 PM आपका कफ बढ़ता है, और मिड नाइट आपका 10 PM से लेके 2 AM तक आपका पित्त बढ़ता है, और लेट नाइट 2 AM से 6 AM तक आपका वात बढ़ता है। इस प्रकार ये वात पित्त कफ 24 आवर के साइकिल में हमारे शरीर में मूव करते हैं। अब हम देखें इनका डाइजेशन से क्या रिलेशन है, उससे भी एक इसका रिलेशन है डाइजेशन की फेजेस से। आप जब भी खाना खाते हैं तो जो डाइजेशन की इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग फेज है, जैसे आपने खाना खाया उसके जो आध या 1 घंटे बाद, हाफ एन आवर या 1 घंटे बाद वाला टाइम है, इनिशियल स्टेज ऑफ डाइजेशन में आपका शरीर में कफ बढ़ता है, और मिड स्टेज ऑफ डाइजेशन आपके शरीर में पित्त बढ़ता है उसके 1 से 1.5 से 2 घंटे बाद, और एंड स्टेज ऑफ डाइजेशन में आपके शरीर में वात बढ़ता है। तो इस तरीके से ये आपके डाइजेशन में वात पित्त कफ तीनों का रोल होता है। अब इस प्रकार हमने त्रिदोष थ्योरी को समझा। अब इसके बाद हम बात करें, मैंने कहा दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, तो दोष के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। यहाँ पर धातु के बारे में ब्रीफली मैं आपको बता दूं, धातु आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। आपके आयुर्वेद में 7 धातु बताए गए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो आपका रस क्या है? प्लाज्मा है। रक्त आपका ब्लड है, रस रक्त। मांस आपका मसल्स है। मेद आपका फैट है। आपका अस्थि आपका बोन्स है। मज्जा बोन मेरो है, और शुक्र आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो ये 7 धातुओं से हमारा शरीर बनता है। ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, और इन सप्त धातुओं के सार भाग से ओज की उत्पत्ति होती है। तो हम देखते हैं कि जो भी हम आहार सेवन करते हैं तो हमें अच्छा आहार क्यों लेना चाहिए, क्योंकि यदि उनसे उत्तरोत्तर ये बनते हैं। यदि आहार आपका रस अच्छा बनेगा तो रस से रक्त अच्छा बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, मज्जा, शुक्र। इस तरह उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण होता है। तो ये 7 धातुओं का निर्माण यदि सम्यक रूपेण होगा तो आपका ओज भी बढ़िया आपका बनेगा। ओज बढ़िया बनेगा तो हम देखते हैं कि मल, इसके बाद मल को देखें तो मल हमारे सत्व, आपके 3 मल है हमारे यहाँ माने गए हैं, स्वेद और आपका मूत्र और पुरुष। ये 3 प्रकार के मल हैं, इनको मलोत्सर्ग करना इनका जरूरी है। इसलिए दोष धातु मल, इन तीनों के द्वारा ही संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। हेलो 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 आई थिंक हम इस सेशन को यहाँ कंक्लूड करेंगे। ओवर टू रोहित जी। हाँ, तो बहुत धन्यवाद सतीश गुप्ता जी, आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नॉलेज दिया है आयुर्वेद का वाकई में। और मैं देख रहा था स्क्रीन पे कि बहुत सारे लोग, जैसे जैसे आप बताते जा रहे थे, बहुत सारे लोग और जुड़ते गए। तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और इस पर हमारा कल भी सेशन है। तो जितने भी लोग आज इस सेशन में जिन्होंने समझा है वो ज़रूर इस सेशन का भाग बने कल भी, और भी लोगों को इस सेशन के लिए बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा राइट टाइम है जब आयुर्वेद के बारे में आप जितना जानेंगे, जैसा कि डॉक्टर सतीश जी ने बताया, उतना आपको अपनी इम्यूनिटी और अपनी बॉडी सिस्टम को समझने में आसानी होगी। तो डेफिनेटली थैंक यू सतीश, डॉक्टर सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर आपके इस नॉलेज से हम सब वशीभूत होना चाहेंगे, हम सभी जानना चाहेंगे और आयुर्वेद के बारे में। तो कल फिर 5 बजे हम मुलाकात होगी। और अभी
हमारा डेली योगा साधना का जो सेकंड पार्ट है योगा, जो इस बहुत ही ज़बरदस्त हमारा फाउंडेशन है जहाँ पे हम योगा सिखाते हैं हमारे योगा टीचर्स के साथ जो योगा, तो वो जो योगा सेशन है वो 6:15 पे स्टार्ट होगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो प्लीज़, अजय जी ने आपको जूम पे इनवाइट भेज दिया है, सो प्लीज़ उस योगा सेशन में आप आइए और योगा करिए और आयुर्वेद के ज्ञान भी लीजिए और योगा भी करिए। दैट इज द एसेंस ऑफ डेली योगा साधना। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू अजय जी, थैंक यू ऑल, एंड थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर सतीश जी।